अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एंड डियर स्टूडेंट्स एंड डियर वीवर्स, गाइस, दिस इज़ योर होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीपल हियर. गाइस, जैसे आपको पता चल चुका हुआ है कि अब आपके पेपर कंफर्म होने जा रहे हैं, तो आज से हम फिर इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ही देते हैं, क्योंकि इससे पहले तो आप लोगों के लिए लेक्चर्स की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी. तो आज चूँकि ये कंफर्म हो गया कि आपके पेपर्स होंगे, तो डेफिनेटली अब हम एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस की तरफ चलते हैं. तो गाइज़, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 9 से, बिकॉज मेरे कुछ स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 9 रहता है, तो मैं कुछ आइडिया दे दूँ आपको. उसके बाद 1 बाई 1 सभी चैप्टर्स की बात करेंगे. वाइल टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस, गाइज़, ये स्टार्ट में जो है, स्टार्ट से ये तो नहीं, बुक लाने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, स्टार्ट से हम बात करें तो स्टार्ट से तो ये चैप्टर नंबर 9 सिलेबस में नहीं है. चैप्टर नंबर 9 आपकी टेक्स्ट बुक से 251 पेज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 251 पेज में से एक वर्ड भी नहीं करना आपने, ये सिलेबस में नहीं है. 252 भी सिलेबस में नहीं है, 253 भी सिलेबस में नहीं है, 254 भी सिलेबस में नहीं है, 255 भी सिलेबस में नहीं है, 256, 257 सिलेबस में नहीं है, 58, 59 ये सिलेबस में नहीं है. स्मार्ट सिलेबस में ये ड्रॉप कर दिए गए. व्यूवर्स, अब हम चलते हैं पेज नंबर 260 से, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है. तो 260 पेज जो है, इसका जो वेरी फर्स्ट हेडलाइन है, दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. गाइज, दैट माइट बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है. आपने इसके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये चारों पॉइंट्स जो हैं आपने एज इट इज़ करने हैं. दिस माइट ऑल्सो बी अ शॉर्ट क्वेश्चन. अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप एनी 2 ऑफ द पॉइंट्स मेंशन कर देंगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो डेफिनेटली आपको इसके चारों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. और इनके चारों पॉइंट्स में से लेट मी मेंशन फर्स्ट, इसको मेंशन कर लेने दें कि यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है. और फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. उसमें से मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है. उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन की आइडियलिटी है, इसको चेक करने का जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है, दैट इज़ रॉल्स लॉ. तो रॉल्स लॉ जो है, ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है. दिस माइट ऑल्सो बी अ लॉन्ग क्वेश्चन. अगर तो ये शॉर्ट में आ जाता है कि इसको स्टेट करें, तो आप इसकी कोई से एक स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे. लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको इसकी तीनों स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन करना पड़ेंगी. ये क्लियरली सुन लें. और ये क्वेश्चन कैसे आता है, इसी नाम से आएगा, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रॉल्स लॉ. तो गाइज, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. आप मेंशन कर सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. आप इसके ऊपर मेंशन कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. गाइज, इसकी यहाँ पर 3 मैथमेटिकल फॉर्म्स आती हैं, 3 स्टेटमेंट आती हैं. ये तीनों की तीनों आपने एक्सप्लेन करनी है. और 260 पेज के लास्ट पे जो लाइंस लिखी हुई हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आगे 3 पॉइंट्स हैं. इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. सेकेंड वन है डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ये. एंड थर्ड वन is constant when equimolar proportions of different solutes are dissolved in the same mass of the same solvent. That is included in the long question. ये long question है. तो ये आपने यहाँ तक completely describe करना है. इससे नीचे एग्जाम्पल 9 है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज इस चैप्टर में से एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं हैं. तो यू पीपल में ड्रॉप दिस डाटा. इससे आगे चलते हैं. रॉल्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल. गाइस, ये सिलेबस में तो शामिल है, लेकिन आज तक ये कभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नहीं आया. इनफैक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा. और ये वैसे इजी है, एक थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म है इसके अंदर, और एक ग्राफ है. गाइस, ये अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपको इसकी एक लाइन जब आप रीड करेंगे तो ग्राफ को सामने रख के रीड करेंगे, अदरवाइज़ इसकी आपको समझ नहीं आने वाली. तो आप एक तरफ ग्राफ रखें, एक तरफ उसकी रीडिंग करें, देन आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज़ नहीं. लेकिन ईजी डाटा है, मुश्किल नहीं है, आपको बस ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है इसको. तो गाइज़, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ऐसे नेक्स्ट मूव करते हैं. पेज 263 पूरे का पूरा सिलेबस में नहीं है, आप पेज 263 को ड्रॉप कर दें. देन 264 भी ड्रॉप कर दें. देन कम टुवर्ड्स द पेज नंबर 265. 265 का जो पहला पैराग्राफ है वो सिलेबस में नहीं है. सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स जो हैं ये सिलेबस में हैं. गाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाना चाहे कोई इसमें से तो बन सकता है. वो इस तरह से कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी. आप क्वेश्चन सुन लें ध्यान से. मैं राइट डाउन नहीं कर रहा, बिकॉज एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं है, तो मैं लाइव ही समझ लें कि आपको बताऊंगा. इसी तरह से मैंने ये वीडियो अपलोड कर देनी है.
तो व्यूवर्स यहाँ पर है कि सॉल्युबिलिटी का जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, डिस्कस कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस कर्व्स इन डिटेल। तो गाइज ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 1 नंबर डेफिनेशन का है और 3 नंबर इसके 2 ग्राफ्स के और उसकी डिस्क्रिप्शन के हैं। तो यहाँ पर देख लें, इसकी डेफिनेशन आप कहाँ से लिखेंगे, पेज नंबर 265 पे जो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स की हेडिंग है, फर्स्ट पैराग्राफ आप ड्रॉप कर सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ आप ड्रॉप कर सकते हैं, थर्ड पैराग्राफ जो है जहाँ ब्लू इंक में लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन when it is in equilibrium with a solid substance at a particular temperature। तो व्यूवर्स ये डेफिनेशन है, लेकिन आप इसका पूरा पैराग्राफ करेंगे तो इसका पूरा पैराग्राफ उसमें 2-3 एग्जांपल्स भी आती हैं। आप ये जो ब्लू में डेफिनेशन लिखी है, आफ्टर दिस डेफिनेशन आप फॉर एग्जांपल की हेडिंग दे सकते हैं एंड फॉर एग्जांपल की हेडिंग देने के बाद आप नीचे इसकी जो 2-3 एग्जांपल्स दी गई हैं आप लोग वो मेंशन करेंगे। आई वांट टू से आपने ये पूरा पैराग्राफ याद करना है। ये जहाँ पर लिखा हुआ है 75.4 ग्राम्स ओवर 100 ग्राम्स, ये आप कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। इसके नीचे जो 4 लाइंस का पैराग्राफ है, यू पीपल में ड्रॉप दिस डाटा, ये आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी कर्व्स की तरफ आ जाएं, तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी कर्व्स जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को कहते हैं, जब हम सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन क्रिएट करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है या बढ़ती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो यहाँ पर जो ब्लू इंक में लिखा हुआ है वो आप पहले मेंशन कर देंगे। वो बेसिकली सॉल्युबिलिटी कर्व्स की डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन अगर आपको पेपर में भूल जाती है तो आप अपने पास से जनरेट कर सकते हैं। याद रखें, सॉल्युबिलिटी को हमेशा कंपेयर किया जाता है विद द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ने से या कम होने से सॉल्युबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप यही बात पेपर में लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कर्व्स जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस का। तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो हम कहते हैं जी हम सॉल्युबिलिटी कर्व्स ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं गाइस, 2 टाइप्स हैं, पहली है कंटिन्यूअस एंड द अदर वन इज़ डिसकंटिन्यूअस। तो गाइस कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स जो हैं इनकी आप सारी डिटेल लिखेंगे, इसमें से मल्टीपल चॉइसेस भी जनरेट होते हैं। स्पेशली आम तौर पे हमने ये देखा है कि कुछ जो ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये सॉल्युबिलिटी बढ़ती कब है, कम कब होती है, इसका आंसर जो है चैप्टर 8 में प्रेजेंट है। आप अगर ली शॉर्टलेयर्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो ली शॉर्टलेयर्स प्रिंसिपल के जो सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, उसमें दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको चेक करेंगे। एंड अब देखें, यहाँ पर वैसे बताया गया है कि Ce2SO4 सीरियम सल्फेट जो है सेकंड पैराग्राफ में, ये ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। तो व्यूअर्स ये आपने वैसे तो सारा याद करना है, विद एग्जांपल्स करना है। हाँ, ये जो साइड पे ग्राफ बना हुआ है कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स का, दैट इज़ 9.4, ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपने ऊपर वाली सारी डिटेल दे के नीचे आपने पेज के सेंटर में ये ग्राफ बनाना है। और ये जो ग्राफ है इसमें लाजमी नहीं है कि आपको जितनी भी एग्जांपल्स दी गई सारी ड्रॉ करें। ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जांपल्स हैं, यू मे ड्रॉ 2 और 3 एग्जांपल्स, मिनिमम मैक्सिमम 4 कर दें, इतना आप लिख देंगे तो दैट विल बी एनफ। अब इसमें उसने ये भी बताया है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर चेंज करने से उनकी सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। उनमें से सोडियम क्लोराइड प्रोमिनेंट एग्जांपल है जिसकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, ये भी इस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, आप इसको भी लिखेंगे। डिसकंटिन्यूअस कर्व्स में एक बात याद रखें, ये मल्टीपल चॉइस अक्सर पेपर्स में आता है और स्टूडेंट्स को इस बात का नहीं पता होता, बिकॉज इस टॉपिक को जो है वो रद्दी कर दिया जाता है, कोई तरीके से नहीं पढ़ता इसको, बिकॉज दैट इज़ लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्यूवर्स अब यहाँ पर देख लें, डिसकंटिन्यूअस कर्व्स जो हैं इनमें कहता है कि बार बार ब्रेक्स आते हैं। वो जो ब्रेक्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं? वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आते हैं। एक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बेस पे स्टैंड करता है। जैसे जैसे उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर चेंज होता है वैसे वैसे उसका जो है वो जो है कर्व जो होती है ना वो चेंज होती है, ब्रेक्स आती हैं। तो गाइज़ ये ग्राफ आपने बनाना है, इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, दोनों डिस्कस करनी है और ये डिस्क्राइब भी कम्प्लीटली करना है। यहाँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जब लास्ट पे आप डिसकंटिन्यूअस कर्व्स की डायग्राम बना देते हैं।
फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन आता है गाइस, ये कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन सेम चीज़ होती है। क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली हम करते क्या हैं कि एक मिक्सचर में से क्रिस्टल्स को और इम्प्योरिटीज़ को अलहदा कर लेते हैं। तो जब हम इस तरह से मटेरियल्स को अलहदा करते हैं तो उसको फ्रैक्शनल का वर्ड दिया जाता है, फ्रैक्शंस को सेपरेट करना। तो क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो क्रिस्टलाइजेशन भी एक वर्ड रिक्रिस्टलाइजेशन भी होता है। बेसिकली जो हम लैब में करवाते हैं वो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, या आपने शायद इससे पहले ये वर्ड नहीं पढ़ा होगा और आम तौर पे ये एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता बिकॉज ये टॉपिक स्किप कर दिए जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन एक ही बात है। देखिए अगर हम शुगर की क्रिस्टलाइजेशन करने जा रहे हैं तो उसकी तो पहले क्रिस्टल्स बनी हुई हैं हमारे पास। हम लैब में जाते हैं, शुगर का सैंपल उठाते हैं तो ऑलरेडी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, हम उसको वाटर में डिजोल्व करके सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के फिल्टर करके इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करके दोबारा से क्रिस्टल्स बना लेते हैं। तो इनफैक्ट जो हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज़ बेसिकली फ्रैक्शनल और रिक्रिस्टलाइजेशन। सिंपली हम उसको क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। तो ये टॉपिक आप यहाँ से वैसे स्किप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया मैंने। देन वी मूव टूवर्ड्स पेज 267, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। गाइस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके नीचे 4 एग्जाम्पल्स गिवन है। वो 4 एग्जाम्पल, 4 नाम हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, अगर नहीं बल्कि डेफिनेटली ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन मेंशन करनी है, साथ में अपने चारों के नाम भी लिखने हैं जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे है वाई सम ऑफ द प्रॉपर्टीज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके स्कोप से बाहर है, आप इसको अभी स्किप कर दें, लेकिन कल को जब आप एमडी कैट वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो देन आप इसको ज़रूर मेंशन करेंगे। ये आगे पूरा 267 पेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, 268 पेज पे गाइस यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के बिल्कुल नीचे आपको 3 पॉइंट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर लिखा है टू ऑब्जर्व द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड बाय द सोल्यूशन। पहली बात, सोल्यूशन शुड बी डिल्यूट। दूसरी बात है सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। तीसरी बात है सोल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्यूअर्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कंडीशंस ऑफ सोल्यूशन, या सिंपली आप लिख लें कंडीशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आप इसके ऊपर मेंशन कर लें। ये क्वेश्चन अगर आता है शॉर्ट में तो ये इसी तरह से आएगा, कंडीशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स इससे आगे चलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ से इसकी हेडिंग से स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने पेज 269 के एंड तक आ जाना जहाँ पर एग्जाम्पल 10 लिखा है। एग्जाम्पल 10 के ऊपर इक्वेशन नंबर 6 है, आपने इक्वेशन नंबर 6 तक इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर देना है। इक्वेशन नंबर 6 में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट करना है। देखते हैं जी आप कितने ज़हीन हैं, यहाँ पर आप खुद करेंगे इसको। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, M1 और M2 में प्रॉब्लम है, वो भी मैं बता देता हूँ, फाइंड योर सेल्फ। अच्छा आगे एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसको आप स्किप कर दें बिकॉज एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट पेज नंबर 270 पे आ जाएं, दैट इज़ एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज़ अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा इसके अंदर जाके आगे बिल्कुल लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के नीचे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आता है या मोलर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। यू पीपल मस्ट डिस्कस दिस वन ऑल्सो। ग्राफ आप बनाएंगे और यहाँ पर भी वही इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप जो थ्योरी पढ़ेंगे तो ग्राफ को सामने रख के थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ आएगा। ग्राफ सब साइड कर दें, एक तरफ कर दें आप, देन थ्योरी पढ़ें, देन आपको उसकी कुछ समझ नहीं आने वाली। अच्छा ये आपने स्टार्ट से लेकर पेज नंबर 271 पे 11th इक्वेशन तक एटलीस्ट आपने करना है। उसके बाद ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ पेज 271 पे, मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है गाइस। इस पे मैं 3-4 स्टार बना देता हूँ ताकि इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल सके। अलॉन्ग विद द डायाग्राम, इसकी डायग्राम भी आपने बनानी है। तो गाइस इसमें होता ये है कि आपने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखनी है। आप जो पहला पैराग्राफ है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। जहाँ लिखा हुआ है एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं हम मकान बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई भी जो डिवाइस है, हम उस डिवाइस को हम बेसिकली कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हम उसको वर्किंग से पहले सेट कैसे करते हैं, मतलब किसी भी डिवाइस की सेटिंग को हम कंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप A, B, C, D ये चारों पॉइंट्स आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। अब कंस्ट्रक्शन में लिखने के बाद आप पहले नीचे उसकी डायग्राम बनाते हैं।
डायग्राम बनाने के बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड इन द इनर ट्यूब। गाइस यहाँ पर आप इसकी वर्किंग की हेडिंग देंगे, यहाँ से इस एपरेटस की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। वर्किंग लिख के एंड पे आप जहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है नेक्स्ट पेज पे, इक्वेशन नंबर 11 तक, 272 पेज के बिल्कुल टॉप पे देखें इक्वेशन 11, यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग के पेपर में तो ये आ ही जाएगा। इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 को आप स्किप कर दें। देन डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें वही इंस्ट्रक्शंस हैं। आप जो राइट साइड पे ग्राफ बना हुआ है, आप जब ग्राफ सामने रख के रीड करेंगे थ्योरी को तो देन समझ आएगी। अगर आपके सामने ग्राफ नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं है आप क्या स्टडी कर रहे हैं। इसमें बेकमैन फ्रीजिंग पॉइंट भी इसको कहते हैं, या इसके बिल्कुल लास्ट पे जो है डेल्टा टी एफ की वैल्यू आती है या के एफ की वैल्यू आती है, वो होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये आपने याद रखना है, ये मल्टीपल चॉइस में आती है बात। ओके गाइस, इसको क्वेश्चन नंबर 14 तक आप डिस्क्राइब करेंगे, पेज नंबर 273 तक। देन लास्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बेकमैन फ्रीजिंग पॉइंट एपरेटस। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में से मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं जो रिपीटेडली बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉल्स लॉ मैंने बताया, ऑल द 3 डेफिनेशंस। सेकेंड वन मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय लैंस-बर्जर मेथड, एंड द थर्ड वन वाज मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बाय बेकमैन मेथड। तो गाइज ये देख लें, इसकी जो पहली लाइन है आप वैसे लिखेंगे पेज नंबर 273 पे, मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बेकमैन फ्रीजिंग पॉइंट एपरेटस। पहली लाइन आप वैसे लिखेंगे, देयर आर मैनी मेथड्स बट बेकमैन मेथड इज ईजी टू परफॉर्म। आगे जहाँ लिखा है द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे दें, उसके नीचे आप ए बी सी ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। देन गाइस आप उसके नीचे पेज के सेंटर में ये डायग्राम बनाएंगे जो एक्सट्रीम राइट पे बनी हुई है। देन फाइनली आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जहाँ पर सेकंड पैराग्राफ है, 274 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है, द फ्रीजिंग ट्यूब इज देन पुट इन द। गाइस यहाँ से आप नहीं, यहाँ से नहीं लिखेंगे, पेज 273 पे आएंगे, 273 पे सी पॉइंट है, अ लार्ज जार कंटेनिंग अ फ्रीजिंग मिक्सचर। यहाँ तक आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, इसके नीचे डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद जहाँ लिखा अराउंड 20 to 25 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट इज टेकन, यहाँ पर आप इसकी वर्किंग की हेडिंग दे दें, यहाँ पर आप वर्किंग की हेडिंग दे दें। लेकिन रिमेंबर वर्किंग से पहले डायग्राम ड्रॉ कर देनी होती है हमने। इसको एंड पे ले जाएं, इक्वेशन नंबर 14 तक पेज 274 पे वो लिखेंगे। एग्जाम्पल 12 जो है, नो नीड टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। आगे आखिरी बात है इस चैप्टर की, इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। गाइस इसमें 3 एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। 3 एप्लीकेशंस में से एटलीस्ट एक आपने करनी है। पहली है कि हम लिक्विड रेंज बढ़ा देते हैं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। दूसरा डी आइसिंग ऑफ रोड्स करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में जहाँ रोड्स के ऊपर स्नो गिर जाती है तो फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं रहती। ऐसी सूरत में हम उसके ऊपर सॉल्ट फेंक देते हैं जिसकी वजह से फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है और जो सॉल्ट है वो उस बर्फ़ को जो है पिघला देता है, बाद में उसको आसानी से स्क्रैप कर लिया जाता है। तो दैट इज़ डी आइसिंग ऑफ द रोड। और तीसरी चीज़ फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर आपने देखा होगा, ये जो कुल्फ़ियाँ बेचने वाले होते हैं तो ये बेसिकली इनका क्या होता है कि कुल्फ़ियाँ जो होती हैं उन्होंने लगाई होती हैं, बर्फ़ होती है, बर्फ़ में नमक डाला होता है, दैट इज़ अ फ्रीजिंग मिक्सचर। वो क्या करता है, उस दूध में से वो सारी हीट निकाल लेता है, एज ए रिज़ल्ट वो पार्टिकल्स बाइंड कर जाते हैं। तो 3 एप्लीकेशंस हैं, लिक्विड रेंज बढ़ाना, डी आइसिंग ऑफ द रोड्स एंड फ्रीजिंग मिक्सचर। गाइस आगे एनर्जेटिक्स ऑफ द सोल्यूशन आता है। एनर्जेटिक्स ऑफ द सोल्यूशन ये वैसे आप स्किप कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं आता। और हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जो है इसको जस्ट रीड कर लें, MCQs हैं। हाइड्रेशन एनर्जी में 2 डेफिनेशंस आएंगी। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रेशन एनर्जी, फर्स्ट वन इज़ लेटिस एनर्जी, सेकंड वन इज़ हाइड्रेशन। लेटिस एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है हमेशा जो एक्सोथर्मिक होती है, बिकॉज वहाँ बॉन्ड्स बनने होते हैं। आप इन 2 पैराग्राफ्स को जस्ट अच्छी तरह से रीड कर लेंगे और इसी पेज पे टेबल 9.5 हाइड्रेशन एनर्जीज़ दी गई हैं। इन हाइड्रेशन एनर्जीज़ में से MCQ आ सकता है, तो जिसकी सबसे मैक्सिमम है वो भी आपको याद रखनी है और जो सबसे मिनिमम है वो भी आपको याद रखनी है। तो ये आप इधर से MCQs के तौर पे कर लेंगे। आखिरी डेफिनेशन आज की वो ये है कि पेज नंबर 277 पे आ जाएं। 277 पेज पे आप हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, उसके बिल्कुल ऊपर वाला पैराग्राफ है जहाँ लिखा ऑन डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। गाइस इसको निशान लगा लें पूरे पैराग्राफ को अलॉन्ग विद इक्वेशन। गाइस ये इन्फिनिट डाइल्यूशन की डेफिनेशन है।
इन्फिनिट डाइल्यूशन, ये वो डेफिनेशन जो छुपी हुई है, चैप्टर के एंड पे आ जाती है, स्टूडेंट्स करते नहीं और पेपर में आ जाती है। तो इन्फिनिट डाइल्यूशन जो है ये आपको पेपर में आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। गाइस हियर वी गो, इससे आगे जो है हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ये आपके सिलेबस में नहीं है। एंड गाइस फाइनली योर चैप्टर एंड्स हियर, आपका चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया हुआ है और होपफुली आपको इस पूरे रिव्यू से गाइडलाइंस भी काफ़ी ज़्यादा मिली हैं। तो गाइस इन द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, रादर आई वांट टू से दैट बेटर देन बेस्ट ऑफ लक फॉर यू पीपल। एंड ऐसे नहीं जाना यार, पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इसका लिंक अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।